सुधांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बात करेंगे। पिछले 3 दिन से पूरा विश्व मानो अचंभित सा है। अचंभित इसलिए नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के शासक हैं, कभी प्रधानमंत्री कभी राष्ट्रपति रहते हैं, यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान तथाकथित तौर पर चलाए हुए हैं, उसमें उन्होंने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली या रूस वहां पर हार गया। अचंभित इस बात के लिए है कि व्लादिमीर पुतिन को उनके ही रसोइये ने ऐसी चुनौती दी कि वैसी चुनौती तो बाइडेन भी देने की हिम्मत शायद नहीं कर पाए। पिछले 3 दिन के अंदर रूस में जो कुछ भी घटित हुआ वो वास्तव में हैरत में डाल देने वाला है। रूस विश्व की महाशक्ति के तौर पर देखा जाता था। जब यूक्रेन के ऊपर रूस के द्वारा हमला किया गया, जैसे पुतिन हमेशा विशेष सैन्य अभियान कहते हैं, तो लोगों का आकलन था कि कुछ नहीं है, 8-10 दिन का खेल है, वॉक है, वॉक जो है 8-10 दिन में खत्म हो जाएगी। रूस की सेना जाएगी, कीव पे कब्जा करेगी, जेलेंस्की को सत्ता से बाहर करेगी और कुल मिलाकर पुतिन बताने में कामयाब रहेंगे कि देखो जैसे मैंने पहले क्रीमिया को लिया था, अब मैंने पूरा का पूरा यूक्रेन ले लिया। लेकिन आज 1.5 साल होने को आया है, युद्ध बदस्तूर जारी है, कभी जीत कभी हार के साथ में जेलेंस्की नाटो देशों की मदद के माध्यम से टिके हुए, पर इन सबके बीच में रूस का खोखलापन कहीं ना कहीं दुनिया के सामने आता गया। पता चला कि जिस रूस को महाशक्ति मानते थे उसके पास परमाणु शक्ति तो है, पर इसके अलावा जो बाकी शक्ति वह प्रदर्शित करता था, कहीं ना कहीं उस ताकत के संदर्भ में सवाल है। रूस के टैंक धराशायी होते हुए, ट्रकों को बीच में ही खराब होते हुए, टैंकर्स के संदर्भ में भी हालत बदतर होते हुए हमने देखा। लेकिन ताजा मामला यह है कि रूस अपने लड़ाकों से तो इस युद्ध में कोई कमाल नहीं कर पा रहा था, तो उसने विशेष तौर पर भाड़े के सैनिकों के माध्यम से इस युद्ध को लड़ना चाहा, और उसमें एक बड़ा समूह था वैगनर लड़ाकों का, जिनकी संख्या करीब पहले 25,000 और 50,000 बताई जाती है। उसके प्रमुख है येवगेनी प्रिजनोव, जिन्हें पुतिन का रसोइया बताया जाता है। पुराने क्रिमिनल रहे, बाद में उन्होंने एक रेस्टोरेंट सेंट पीटर्सबर्ग में खोला था और उसी के साथ में वो पुतिन के करीबी बने। उन येवगेनी ने पुतिन के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया और लोगों ने देखा कि ये प्राइवेट लड़ाके अचानक रूस की सीमा में दाखिल होते हैं, रोस्तोव शहर पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, वहां के सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लेते हैं, और हद तो ये हो गई, खुले तौर पर येवगेनी ऐलान कर देते हैं कि अब हम मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं। पुतिन बौखलाए हुए से देश को संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, पीठ पर छुरा भौंका गया है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर शाम होते होते कहानी बदल जाती है। जिन्हें माफ न करने की बात कही गई थी उन्हें माफी दे दी गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ येवगेनी की बातचीत के बाद में कदम खींच लिए गए। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो मामले दर्ज हुए वो वापस ले लिए गए। इन सब के बीच में सवाल इस बात को लेकर उठा है कि आखिर रूस अब जा कहां रहा है, पुतिन का होने क्या जा रहा है, और इस प्रकार के प्राइवेट लड़ाकों के माध्यम से एक देश को बर्बाद करने की मुहिम को दुनिया क्या तमाशबीन की तरफ पे ही देखती रहेगी? क्या रूस अपनी सुव्यवस्थित आर्मी के संदर्भ में इतना हताश और निराश हो गया है कि पेशेवर अपराधियों के आधार पर युद्ध जीतने के मंसूबे को अंजाम देने में जुटा है? समझने की कोशिश हम ये भी करेंगे कि ये पेशेवर लड़ाके जब किसी देश पर, किसी शहर पर हमला करते हैं तो किस प्रकार का आचरण करते होंगे। एक जिस मर्यादा के संदर्भ में अपेक्षा की जाती है सैनिक से, क्या ये पेशेवर हत्यारे उस प्रकार की मर्यादा का पालन कर रहे होंगे? कुल मिलाकर मामला बड़ा गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था क्या तमाशबीन होकर देखने के लिए ही है? क्या अमेरिका जैसी महाशक्ति जो पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाती है, वो इस प्रकार के हत्यारों के संदर्भ में केवल अपने हित साधने का काम करेगी? और सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो व्लादिमीर पुतिन देश के लिए, मानव जाति के कल्याण की बातें किया करते थे, वो इस प्रकार के रेपिस्ट और मर्डरर के बूते पर अपने देश को बचाने का मंसूबा पाले हुए हैं। सवाल गंभीर है। इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि जोड़ तोड़ गठजोड़ की राजनीति करने वाला या षड्यंत्र से सत्ता हासिल करने वाला राजा खुद भी डूबता है और देश को भी डुबो देता है। जनता की शक्ति के दम पर राज्य को हासिल करने वाला राजा ही देश हित को सुरक्षित रख पाता है। आचार्य चाणक्य के हवाले से हमें यह सूत्र प्राप्त होता है। यह सूत्र
सदियों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है। व्लादिमीर पुतिन जो यूं तो चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए राजनेता है, पर उनके संदर्भ में आक्षेप रहे हैं कि वह ऐसे चुने हुए राजनेता हैं जो अपने विरोधियों को जीने ही नहीं देते हैं। तो क्या इन कोशिशों के माध्यम से सत्ता पर बने हुए व्लादिमीर पुतिन का अब इकबाल खत्म होने के कगार पर? इस विचार को ध्यान में रखते हैं और इसके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हो। हमारे साथ में विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी खासतौर पर मौजूद। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी एक लंबे अरसे के बाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, और साथ ही हमारे साथ सेवानिवृत्त मेजर जनरल पीके सहगल साहब भी जुड़ चुके हैं। कुछ ही समय बाद हमारे साथ पाकिस्तान से मशहूर पत्रकार फारूकी साहब भी होंगे, तो उनसे भी हम विस्तार से बात करें। लेकिन अभी चर्चा की शुरुआत हम संजय कुलकर्णी साहब से करते हैं। और कुलकर्णी साहब, आपसे समझना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है। ये हम तो सोच रहे थे कि 2 देश हैं, 2 देश की सेना है, उन सेनाओं के बीच में मुकाबला है, पर ये मुकाबला तो कहीं और ही जा रहा है। या आप लोग इस तरीके से ही युद्ध को लड़ा करते हैं, या व्लादिमीर पुतिन एक नई कहानी रचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जैसी एक कहानी तालिबान के संदर्भ में अमेरिका ने कभी रची, क्या वैगनर लड़ाके भी उसी की पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं? थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे, कुछ रोशनी मिले आपसे। डॉक्टर हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे विश्व को इस जबरदस्त एक तरीके से झटका भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बाइडेन और पूरी 30 देश मिल करके न कर पाए, उनके रसोइयों ने करके दिखला दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2 एक ग्रुप है, सेंट पीटर्सबर्ग ग्रुप और मॉस्को ग्रुप। और सेंट पीटर्सबर्ग ग्रुप में उनके राष्ट्रपति पुतिन और ये जो वैगनर ग्रुप के चीफ है ये आते हैं, और रशियन जो मॉस्को का ग्रुप है उसमें उनके रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ आते हैं। बार बार प्रिगोजिन का ये मानना था कि जो रक्षा मंत्री हैं उनके बरखिलाफ जो है वैगनर ग्रुप के बरखिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और खुद वो करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, और इन दोनों को उनके हवाले करना चाहिए। क्योंकि उन्हें ये लगता था कि बार बार वो पुतिन को ये कह रहे थे कि शायद उनको रोका जा रहा है, उनको वो कार्रवाई करने नहीं दी जा रही, और यही कारण है कि रूस के काफी सैनिक मारे जा रहे हैं। ये उनका दावा था। और ये जो वैगनर ग्रुप है, मर्सनरीज है, खुद प्रिगोजिन जो है वो 13 साल के उनको कैद की सजा थी, जो 9 साल में बाहर आए हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि धीरे धीरे करके उन्होंने पुतिन से दोस्ती बनाई, और उस दोस्ती के कारण इतने नजदीकी बन गए कि पुतिन को भी आश्चर्य हुआ कि उन्हीं के दोस्त ने उनके पीठ पीछे कैसे छुरा घोंप दिया। सवाल ये नहीं था, पिछले 2 महीने से लगातार वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनके बरखिलाफ उनकी आवाज उठ रही थी, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ है उनके बरखिलाफ आवाज उठ रही थी। इतना ही नहीं, अमेरिका को भी कम से कम 3 दिन पहले खबर लग चुकी थी कि प्रिगोजिन जो है वो इस तरह की हरकत करने वाला है। तो ये सब होते हुए भी किस प्रकार से पुतिन ऐसे रॉन्ग फुट पर पकड़े गए। अगर आप पुतिन का बॉडी लैंग्वेज भी देखें, जिस प्रकार से वो एड्रेस कर रहे थे, लग रहा था कि वो हिल गए हैं, शायद उनको नहीं पता चला कि क्या है। अभी भी अगर आप देखें, कुछ भी कहे, जब बोरिस येल्त्सिन ने जिस प्रकार से कमांड पुतिन को दी थी आज से 22 साल पहले, उस वक्त भी पुतिन को इसी मकसद से कमांड दी गई थी कि पुतिन ही इस राष्ट्र को एकत्रित रख सकता है। और पुतिन भी बार बार देशवासियों को यही कह रहे थे कि रूस की अस्तित्व के ऊपर मैं कहूंगा कि आंच आ रही है, और उस अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए, और ये जो गद्दार हैं इनके बरखिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब ये कैसे हो गया कि 12 घंटे के अंदर जो गद्दार थे वो बेलारूस से मिल करके वहां उस पीछे मुड़ गए। 1000 किलोमीटर की दूरी पर से तकरीबन 150 किलोमीटर तक मॉस्को आए, एक जवान नहीं मारा गया, एक गोली नहीं चली, आराम से ये काफिला लेकर के आ रहे हैं। अगर आप काफिला भी देखें तो काफिला बिल्कुल मिलिट्री के जैसे काफिला है, उनके ट्रक्स हो, वर्दियां हो, हथियार हो, जो कुछ बख्तरबंद गाड़ियां हो, उसी बाफिक से लगातार, और लोग कहीं बीच में मिल करके हाथ भी मिला रहे हैं। लेकिन कहीं पर शक हुआ प्रिगोजिन को, जो वैगनर ग्रुप के चीफ है, कि जो नफरी उनको मिलती है उतनी नहीं है। उनकी भी नफरी जो हम लोग 25-20 हजार बता रहे हैं, शायद उनके पास 8-1 हजार ही लोग थे। जिस प्रकार से उनको लग रहा था कि पूरे देशवासी जिस प्रकार से हाथ मिला रहे शायद उनके साथ है, उनके साथ नहीं थे।
और ये बेलारूस के जो राष्ट्रपति है उन्होंने साफ बता दिया कि अब रूसियों के बीच में झगड़ा होगा, यूक्रेनियन बाद में रूसियों के बीच में झगड़ा होगा और ये कारण से रूस को जबरदस्त आंच आएगी। इससे अच्छा है कि, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 24 घंटे से प्रिगोजिन कहाँ है उसके बारे में नहीं पता चल रहा है। खबर आ रही है कि वो बेलारूस जाएंगे, क्या होगा ये नहीं पता चल रहा, किधर है कहाँ है। बताया जाता है कि उनके परिवार को सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऐसे जबरदस्त एक तरीके से मैं कहूंगा कि उनके ऊपर खतरा था, जिसके कारण से प्रिगोजिन जो है अपने तकरीबन सरेंडर करके पीछे मुड़ करके 4 घंटे पहले मॉस्को से वापस चले गए। लेकिन इतना आसान है। इससे एक बात तो साफ जाहिर हुई, जो आपने खुद भी कहा कि मॉस्को के बीच में दरार है। जो लोग सोचते थे कि पुतिन बहुत जबरदस्त एक सेंट्रलाइज पावर है, वो सेंट्रलाइज पावर नहीं है। यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ दाल में काला है। और यही नहीं, क्योंकि रूस के काफी सैनिक मारे जा रहे हैं। और ये जो लॉबीज की बात करें, लेकिन आज सवेरे पता चला कि रूस के जो रक्षा मंत्री हैं वो फ्रंट लाइन पर गए हैं, और वो फ्रंट लाइन पर दिखाने के लिए गए हैं कि उनका जो दबदबा है, उनके जो पकड़ है उनकी फौज के ऊपर, उसमें कोई खामी नहीं आई है। और जो पुतिन है उनका विश्वास उनके रक्षा मंत्री के ऊपर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन 6000 जो न्यूक्लियर है जिसके ऊपर पुतिन का हाथ है, उसका पूरे विश्व को डर था कि कहीं ये इस तरह के एक जो क्रिमिनल कहते हैं प्रिगोजिन, या वैगनर चीफ हो, कोई भी हो, चाहे पुतिन का, उसके हाथ अगर पड़ गया तो काफी आफत आएगी। अब लगता यह है थोड़ा आपसे समझना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो ये एक परिकल्पना है कि फौज में होना अपने आप में बड़े कठिन परिश्रम और समर्पण के बाद संभव हो पाता है। बड़ी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, तब एक फौजी तैयार होता है। ये जेल में बंद हत्या के मामलों में, रेप के मामलों में, मारपीट के मामलों में जो लोग थे, उनका समूह फौज की वर्दियां पहने हुए सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहा है, घातक हथियार लिए हुए दिखाई दे रहा है। इसको क्या समझे? रशिया जैसा एक बड़ा मुल्क जिसे महाशक्ति माना जाता है, उसे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए इन पेशेवर हथियारों पर भरोसा करना पड़ रहा है। बतौर सैन्य विशेषज्ञ इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये रणनीति हर जगह अपनाई जाती है, या एक हारता हुआ देश कुछ भी कर गुजरने की खातिर इस प्रकार के साधनों का उपयोग करके अपने मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करता है? क्या ये? अचंभित हूं मैं इस पूरे दृश्य को देखकर। मैं आपको ठीक सुन नहीं पाया। मैं कुलकर्णी साहब आपसे ये समझना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो जो फौज में किसी व्यक्ति को शामिल होना होता है तो वो बड़े कठिन प्रशिक्षण से गुजरता है, एक लंबी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग में उत्तीर्ण होने के बाद में ये माना जाता है कि वो सैनिक बनने के काबिल हुआ और उसे सैनिक के तौर पर आप शामिल करते हैं। और जो जेल में बंद है, हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, मारपीट के मामले में, वो सारे लोग जेलों को से बाहर निकलकर फौज की वर्दियां पहने हुए घातक हथियार, गोला बारूद लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। एक संप्रभु राष्ट्र के सेना के साथ ऐसे लोगों की मौजूदगी किस रणनीति के तहत होती है? क्या उनकी अपनी फौज में दम नहीं है, या ऐसे ही युद्ध को लड़ा जाता है? थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। हिमांशु जी, बात ऐसी है कि कितना भी आप देख लें, ये जो सैनिक है ये मर्सनरीज हैं, और 80% वो लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है। लेकिन ये कहना कि रूस के पास सैनिक नहीं है, ऐसे नहीं है, सैनिक है, लेकिन क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता है, जो ट्रेनिंग है, वो थोड़ी सी उस पर खामी है। और यही कारण है कि पश्चिमी देशों को भी लग रहा था कि रूस शायद टिक नहीं पाएगा। और वैगनर ग्रुप लगातार, चाहे वो सीरिया में हो, माले में हो, ईस्ट अफ्रीका में हो, जिस प्रकार से वो लगातार अपने एक तरीके से मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग कहें या जोश कहें, जज्बा कहें, वैगनर चीफ का अपना एक नेतृत्व कहें, जो भी कहें, जिसके कारण से उनको लगातार एक तरीके से रूस अपने आप को आज भी कल की बात है, सीरिया के अंदर जो बम्बार्डमेंट हुआ है, सीरिया के अंदर जो काम कर रहे हैं रूसी सैनिक बाहर है, वैगनर ग्रुप काम कर रहा है। यानी कि रूस अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस रख करके अपनी जो इस तरह की हरकतें हैं वो आउटसोर्स करके रखा है। किसको आउटसोर्स किया? उसने एक वैगनर ग्रुप, मर्सनरी
मर्सनरीज को बोल करके, और वो मर्सनरीज वो काम कर रहे हैं जैसे बकपूत की लड़ाई है। तकरीबन 11 महीने लगातार लड़ने के बाद अगर बकपूत की लड़ाई में जिस प्रकार से यूक्रेनियंस को इतने सालों से 2014 से लगातार नाटो अमेरिका ट्रेन कर रहे हैं उनके ट्रुप्स को, आपको लगता है कि इतने सारे जो हथियार उनको दिए जा रहे हैं 2 या 4 महीने में, 1 साल में वो उसके ऊपर प्रशिक्षण पा लेंगे? बिल्कुल नहीं पा सकते। 2014 से लगातार अमेरिका नाटो के द्वारा इंटरफेयर करके यकीन कर रहा है कि जितने भी, चाहे वो स्टिंगर मिसाइल है, जैवलिन है, टैंक्स है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एयर डिफेंस है, ड्रोन्स है, जिनको इनकी पूरी ट्रेनिंग और लाखों लोगों के ट्रेनिंग लगातार अमेरिका कर रहा है। इसीलिए बोरिस जॉनसन जेलेंस्की को मिलने के लिए गए और वहां जॉनसन ने क्या बोला कि आप किसी भी कारण से आप पीछे नहीं हटेंगे, हमने इतने सालों से आपको ट्रेनिंग दी है, उस ट्रेनिंग का हमने आपसे फायदा उठाना है, रूस के अस्तित्व को हमने तोड़ना है, पुतिन को हमने गिराना है, आप अब पीछे कदम नहीं ले सकते, हमने आपको ट्रेनिंग दी है, हम आपको हथियार देंगे, आपने लड़ते रहना है, आपकी जान जाए या ना जाए, पूरा अब आप पीछे नहीं हट सकते। ये इस स्थिति पर यूक्रेन को ला के रखा है अमेरिका ने, पूरे नाटो देशों ने, यूरोपियन ने। अब क्या लगता है आउटसोर्स में ये जो वैगनर ग्रुप है, जो मर्सनरीज है, ये टक्कर दे रहे हैं और उनके जोश, उनका रोस्तोव से जब बाहर निकल रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, जय जयकार कर रहे हैं वैगनर ग्रुप की। क्यों कर रहे हैं जय जयकार? क्योंकि यही लड़ रहे हैं अभी जो बैटल चल रहा है, लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो यही सवाल है, और मैं वापस सहगल साहब आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे ये समझना चाहता हूँ, एक शक्ति संपन्न देश की सेना के मुकाबले ये आदतन अपराधी लोगों का समूह ज्यादा बेहतर प्रशिक्षित, ज्यादा बेहतर जोश, ज्यादा बेहतर रणनीति के साथ काम कर रहा है। ये बात कहने के लिए संजय कुलकर्णी साहब ज्यादा सैन्य विशेषज्ञ मजबूर हो रहा है। आपसे समझना ही चाहता हूं किस प्रकार का ग्रुप बन कैसे जाता है। ये ग्रुप वाकई कोई देश खुद से अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए बनाता है, या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के तहत ऐसे समूह स्वयं बना सकता है? ये सत्ता के संरक्षण में बनने वाले समूह हैं या किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के तहत बने हुए समूह? थोड़ा इसके विषय में जानकारी मिलेगी क्या है सहगल? देखो, पिछले 48 घंटे में दुनिया ने एक बड़ा साइको ड्रामा देखा जहां तक रशिया का ताल्लुक है। रशिया ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन ट्रुप्स की ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रुप्स की लीडरशिप के ऊपर, ट्रुप्स का मोरल के ऊपर, ट्रुप्स के मोटिवेशन के ऊपर, उनके पर्सनल वेपन्स के ऊपर, उनके क्लोथिंग के ऊपर, लॉजिस्टिक बैकअप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने लड़ाई शुरू की तो उनको साफ तौर पर नजर आता था 3 दिन में जेलेंस्की की फौज जो है घुटने टेक देगी और सरेंडर कर देंगे और रिजीम चेंज कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो उनका कॉज था, जिस वजह से लड़ाई करने जा रहे थे, वो बहुत कमजोर था। एक किस्म से उन्होंने अपने सैनिकों को ये भी नहीं बताया था कि किस वजह से वो जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। जब यूक्रेन के अंदर चले गए उसके बाद उनको बताया गया कि वास्तव में युद्ध करने जा रहे हैं जिनसे उनके कई 100 साल तक दोस्ती थी। 25 से 30% यूक्रेनियन जो मैन है, उनकी वाइफ जो है वो रशियन है, और रशिया में इसी प्रकार से कम 25 से 30% रशियन मैन है, उनकी वाइफ यूक्रेनियन है। तो ये लोग जो है बड़े पैमाने पर यूक्रेन के सामने टिक नहीं पाए, तो क्योंकि ये टिक नहीं पाए और पाया गया कि इनकी लीडरशिप बड़ी कमजोर थी, ट्रेनिंग बड़ी कमजोर थी, मोरल मोटिवेशन नहीं था, बड़े पैमाने पर ये हताहत हुए। यहाँ तक कि लाखों की तादाद में अभी तक रशिया के सैनिक मारे जा चुके हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने वैगनर ग्रुप जो है रशिया के फॉरेन पॉलिसी का एक्सटेंशन है। 30 देशों में वैगनर ग्रुप काम कर रहा है। सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर, लिबिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में। और इसके जो लड़ाके सारे मर्सेनरीज हैं, जो हाईली ट्रेंड ट्रुप्स हैं, पैसा लेकर कार्रवाई करते हैं। और उन फौज में तादाद बढ़ाने के लिए रशिया को कहा गया कि जो भी रशिया के जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं, चाहे वो रेपिस्ट है, चाहे वो मर्डर है, उसको इजाजत दी जा रही है वैगनर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पैसा लेकर। और अगर बाई चांस वो फ्रंट में 1 साल तक कार्रवाई करते हैं और जिंदा बच जाते हैं तो उनको हर प्रकार से फ्रीडम दी जाएगी, उनको हर प्रकार की सहूलतें दी जाएंगी जो बाकी लोगों को दी जाती है। ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग जुड़े वैगनर ग्रुप के साथ में। और वैगनर ग्रुप के पास में ऐसे लड़ाके हैं जो बैटल हार्ड ने, उन्होंने कई देशों में खास करके जैसे सीरिया वगैरह में कार्रवाई की है। और
जितनी भी बड़ी सक्सेस मिली है रशियन ट्रूप्स को यूक्रेन के अंदर, मेरिपोल में या बाखमुत में, इट वाज ऑल सक्सेसफुल अचीव बाय द वैगनर ग्रुप। और रशियन आर्मी जो है वो साफ तौर पे, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके डिफेंस मिनिस्टर है, उनको साफ तौर पे नजर आना शुरू हुआ कि वैगनर ग्रुप के जो चीफ है बड़े पैमाने पर 6 महीने से उनके ऊपर हमला कर रहे थे। वो कहते रशिया की जो फोर्सेस है इनकॉम्पिटेंट है, उनको सही प्रकार से ट्रेनिंग नहीं दी गई, सही प्रकार की लीडरशिप नहीं है, सही प्रकार से उनको उतारा नहीं गया। और इसकी मुख्य वजह है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो वहां पे, और जो डिफेंस मिनिस्टर, ये बहुत कमजोर है, इनको हर हाथ में हटाया जाए। बजाय उनको हटाने के, वैगनर ग्रुप जब ऑलमोस्ट बाखमुत के ऊपर कब्जा करने वाला था, उस समय उन्होंने उनको आर्टिलरी एमुनिशन देना बंद, शेल देना बंद किए, उनको असला देना बंद किया, और यहाँ तक कि बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किए, पिन पॉइंट एक्यूरेट मिसाइल अटैक किए, जिसमें हजारों की तादाद में वैगनर के लड़के मारे गए। उस समय वैगनर खुद वहां पे मौजूद हुए और वो उन्होंने पुतिन को कहा कि ये जो इतने लोग मारे गए ये आपकी कमजोरी की वजह से। और उसके बाद में जब इन्होंने रिवोल्ट किया, ये सबसे बड़ा झटका लगा है पुतिन को। पर मैं जो समझना चाहता हूँ सहगल साहब, एक आर्मी होती है एक देश की, जिसमें लोगों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट जांचे जाते हैं कि उसके ऊपर कोई आपराधिक मसला तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं है, उसका चरित्र कैसा है। उसके बाद वो प्रशिक्षण के साथ गुजरने के बाद में आर्मी का हिस्सा बनता है। अभी रूस ने फरमान जारी कर दिया, ये वैगनर ग्रुप समेत जितने भी प्राइवेट लड़ाके हैं ये सब रूस की सेना का हिस्सा बनेंगे। एक अपराधी में और एक प्रशिक्षित फौजी में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसको क्या माने, एक देश समाप्ति की ओर बढ़ रहा है या एक देश नई ताकत बनकर उभर रहा है? क्या मानते हैं आप बतौर सैन्य विशेषज्ञ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सारी दुनिया इसको बड़े ध्यान से देख रही है। वास्तव में कोशिश थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की, खास करके जो डिफेंस मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वैगनर ग्रुप के लीडर को खत्म करने के लिए, इसलिए उन्होंने ऑर्डर पास किया कि जितने भी ये इरेगुलर्स हैं, जो वैगनर के जो लोग हैं, ये रशियन आर्मी में शामिल हो जाए। और वैगनर के चीफ को साफ तौर पर नजर आया कि ये उनको खत्म करने का तरीका है, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस है, उनकी पावर को खत्म करने की। तो उन्होंने बड़े सोच समझ के, कई हफ्ते लगे उनको ये साजिश को उतारने के लिए। और रशिया के लिए बहुत बड़ा ये झटका लगा कि रशिया को इल्म ही नहीं था, ना कि उनके डिफेंस मिनिस्टर को, ना उनके इंटेलिजेंस को, ना पुतिन को। इतनी बड़ी उनके इंटेलिजेंस एजेंसी है, किसी को कुछ पता नहीं लगा। और एक दिन सडनली ये पहुंच गए और रशिया के जो सदर्न आर्मी हेडक्वार्टर है, जो जिसके माध्यम से 70% सैनिक जो है जो यूक्रेन में, वहां से लड़ रहे, सपोर्ट सिस्टम वहां है, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम वहां है, ऑयल डम्प्स वहां थे, उसके ऊपर ये कब्जा कर लेता है, आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर कब्जा करता है, ऑयल डम्प को बर्बाद कर देता है। और वेरी इंटरेस्टिंगली वहां के जो लोगों की सहानुभूति है उसको हासिल कर लेता है। फिर से अनाउंस किया कि मैं अभी मॉस्को की तरफ जा रहा हूँ। जब ये मॉस्को से तकरीबन 200 किलोमीटर नजदीक था, तब पता लगा कि एक तो रशिया के प्रधान जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने नेशन को एड्रेस किया, कहा कि मेरे मित्र ने मेरे छुरा घोंपा है। दूसरा, उन्होंने दो बड़ी डिविजन्स जो मॉस्को को प्रोटेक्ट करती है, उनको तुरंत से अलर्ट कर दिया, जिससे इसको साफ तौर पर नजर आया कि वो रशियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता, बड़े पैमाने पर हताहत हो जाएंगे रशियन अगेंस्ट ईच अदर। बेलारूस के प्रेसिडेंट जो इसके भी मित्र हैं, वो उनकी क्या सीक्रेट बातचीत हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता। व्हाट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन डन, नोबडी नोज इट। जो रशिया बता रहा है वही है, लेकिन असलियत क्या है नोबडी नोज इट। इस समय पुतिन कहाँ है वो भी लोगों को नहीं पता। पिछले 24 आवर्स से, लेकिन कुल मिलाकर मामला दिलचस्प है। सहगल साहब कह रहे हैं कि रूस ने आखिरी में रणनीति बनाई कि वैगनर के चीफ की सत्ता को ही खत्म कर दिया जाए, और उसी के तहत ये फरमान जारी किया कि सारे लड़ाके अब रूस की सेना का हिस्सा बनेंगे। पर ऐसा क्यों किया, इसके लिए मैं ब्रह्मदीप अलूनी जी आपके पास आया। खबर ये भी आ रही है ब्रह्मदीप जी कि मसला किसी रक्षा मंत्री से नाराजगी का नहीं है, मसला आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ से नाराजगी का नहीं है, मसला है लूट में हिस्सेदारी का। येवगेनी को लगता था कि अगर यूक्रेन के शहर जीतने में कामयाबी मिल रही है तो उसमें रूस की आर्मी से कहीं ज्यादा बढ़िया भूमिका उसके लड़ाकों की है, यानी उसकी है। तो फिर उन शहर के कब्जों पर उसको भी कोई हिस्सा मिलना चाहिए।
क्या एक व्यापारी का, क्या एक अपराधी का ये शासक बनने की हसरत थी और वो हसरत पूरी नहीं हो रही थी, इसके तहत ये बिलबिलाहट थी या कुछ और था? डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत धन्यवाद कि एक बार फिर आपसे जुड़ने का मौका मिला और आपके कमाल के प्रश्नों से जुड़ने का मौका मिला। देखिए, दरअसल जहां पर सर्वसत्तावाद होता है वहां पर हिंसा और रक्तपात वहां की सच्चाई होती है, और दूसरी वहां की सच्चाई यह होती है कि जनता के बीच में आप लोकप्रियता अर्जित कैसे करते हैं। देखिए, जब सोवियत संघ टूटा, सोवियत संघ ने क्या किया कि वहां के सरकारी जो सरकारी संस्थान थे या जो भौगोलिक संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उन सबको देश के जो पूंजीपति है उनके हाथों बांटना शुरू किया, उनके हाथों बेचना शुरू किया, उससे पैसा बनाया और येल्सिन वहां के देश के राष्ट्रपति बन गए। शुरुआत वहीं से होती है पुतिन की। पुतिन ने जब देखा कि देश में सत्ता पर काबिज कैसे रहा जा सकता है, कैसे आप देश की नजरों में लोकप्रिय रह सकते हैं, फिर उन्होंने दांव खेला। लेकिन उनका दांव येल्सिन से अलग था। उन्होंने कहा अपने देश के पूंजीपतियों से कि आप अपनी पूंजी को बनाइए, लेकिन सत्ता के मामले में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। देखिए, जहां पर अधिनायकवाद पनपता है वहां पर देश के जो शीर्षस्थ नेता होते हैं या जो सत्ताधीश होते हैं वो सोचते हैं कि जनता के दिलों पर राज कैसे किया जाए, और पुतिन जो है जनता के दिलों पर राज करना बेहतर तरीके से जानते थे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं भी कमाल की थी, चूंकि वो केजीबी के सर्वेसर्वा रहे थे, चूंकि उन्होंने अपने देश को टूटते हुए देखा था, चूंकि उन्होंने ये देखा था कि सोवियत संघ को कैसे अपमानित कर रूस बना दिया गया है। वो यूरोप से बदला भी लेना चाहते थे, लेकिन वे ये भी चाहते थे कि वो यूरोप से बदला जरूर ले, वो पश्चिमी ताकतों को जवाब जरूर दें, लेकिन उसके बदले में ऐसा नहीं हो कि उस बदले की भावना में उनका जो देश है उसको ज्यादा नुकसान होने लग जाए और उनका विरोध उत्पन्न होने लग जाए। इसलिए उन्होंने दांव खेला वेगनर ग्रुप का, और वेगनर ग्रुप दरअसल केजीबी का बनाया हुआ एक ऐसा प्राइवेट आर्मी संस्थान था जिसको कि विदेशों में पश्चिमी ताकतों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा गया। सीरिया में भेजा गया, लीबिया में भेजा गया, मध्य पूर्व में भेजा गया, और इसके पीछे बहुत क्लियर थी कूटनीति रूस की कि हम आपको, वो दुनिया को ये भी कहते थे कि हमारी सेना नहीं है, और वह अपने देश के हित भी पूरे करते थे। लेकिन देखिए, बिल्कुल बहुत स्पष्ट है कि जहां जहां अधिनायकवाद पनपता है वहां वहां हिंसा की संभावनाएं भी बढ़ती है, वहां महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती है। जब वेगनर ग्रुप को लगा कि हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है, हमको सेना में ही मिलाया जा रहा है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन देखिए, इस बार वेगनर ग्रुप का सामना पुतिन से था, और उस पुतिन से था जो केजीबी में लगातार काम करते रहे। दूसरी बात यह है कि जो लोग समझते हैं कि सोवियत संघ में जो वर्तमान का रूस है वहां पर तख्ता पलट कर दिया जाएगा, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि जो पुतिन है, पुतिन की जो कब्जा है वहां के पूंजीपतियों पर है। पुतिन का कब्जा जो है, उन्होंने पूरा विपक्षी दलों को समाप्त कर दिया है। पुतिन का कब्जा जो है वो केजीबी पर है, और केजीबी का पूरा प्रभाव वेगनर ग्रुप पर है। जैसे वेगनर ग्रुप आगे बढ़ने लगा तो केजीबी में वो लोग जो विरोध करते थे पुतिन के, उन्होंने एक अवसर की तरह देखा। लेकिन केजीबी को यह भी एहसास था कि केजीबी के 2 अफसर हैं जो उनको जहर देकर मरवा चुके हैं, जो पुतिन के विरोधी थे। तो न केवल केजीबी को वापस पुतिन ने अपने कब्जे में लिया, लेकिन उसके साथ साथ अपने, देखिए बहुत बड़ी बात है कि जब 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हुआ था, उस समय जो विद्रोह पनपा था, तब जो प्रांतीय गवर्नर थे उन्होंने विद्रोह करने वालों का साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर जब विद्रोह पनपा तो किसका साथ दिया? पुतिन का साथ दिया। तो इस प्रकार से यह अधिनायकवाद से पनपा हुआ एक ऐसा माहौल है जहां पर पुतिन राज करना चाहते हैं, और यह जो अंततः इसकी परिणति हिंसा और रक्तपात की ओर ही होगी। हिमांशु जी, देखिए, मेरा एक सवाल अनुत्तरित रह गया ब्रह्मदेव जी। मैंने जानना चाहा, येवगेनी चाहते क्या थे? येवगेनी क्या केवल पैसे चाहते थे, या जो खबर आ रही है अब येवगेनी को लगता है बहुत हो गई पुतिन की सेवा विवाह करते हुए, पुतिन के पैसों को लेकर इधर उधर लड़ते हुए, अब अपने को भी किसी इलाके के संदर्भ में एक शासक के बनकर बैठना चाहिए। शहर हम जीत रहे हैं, पर शहर जीतकर पुतिन के हवाले कर दें, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? खासतौर पर बखमुख के संदर्भ में जो कब्जा हुआ है, क्या ऐसी हसरत ने
लूट में हिस्सेदारी ने कुल मिलाकर पुतिन और उनके इस रसोइये को बीच में दरार डाली है? ये सवाल है। इसके संदर्भ में ब्रह्मदीप जी कुछ आकलन है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है आप। आखिर ये जो ब्रिटेन को चाहते क्या थे? तो दरअसल चाहते थे अपनी हिस्सेदारी। वो हिस्सेदारी चूंकि कई जगह जो बिगनर ग्रुप है वो हीरो की खदानों में की सुरक्षा करता है, वहां पर भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो यूक्रेन के जो शहर लूटे जा रहे हैं, उन यूक्रेन के शहरों पर कब्जा चाहते थे और वो चाहते थे कि एक इलाका उनके हवाले कर दिया जाए, वो उस इलाके पर वेगनर ग्रुप राज करे, क्योंकि वेगनर ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा हानि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि इसमें बीच में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं वो अमेरिका और पश्चिमी ताकतें इन्वॉल्व हुई है कि उन्होंने वेगनर ग्रुप को अपने भरोसे में लेकर और बीच में फ्रैक्शंस डालने की कोशिश की। तो वेगनर ग्रुप यदि लंबे समय तक यदि मॉस्को तक आ जाता, यदि हिंसा और रक्तपात की शुरुआत हो जाती, तो संभवतः प्रिगोजिन जो है वो अपने इरादों में सफल हो जाते। अब जो उनका उद्देश्य था उसमें सफल हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य यह है उनका कि उनका सामना एक अधिनायकवादी ताकत से है जिनका कब्जा पूरी तरीके से रूस पर है और रूस के लोगों का उन्होंने विश्वास अर्जित करके रखा हुआ है। क्या है? तो मैं वापस आता हूँ एक बार फिर कुलकर्णी साहब आपके पास में। एक आकलन जो पश्चिमी देश या पश्चिमी का मीडिया ये बता रहा है कि पुतिन का दौर खत्म हो रहा है, पुतिन का तिलिस्म टूट गया, देखो उनके खिलाफ बगावत हो। और एक दूसरा आकलन ये भी तो है कुलकर्णी साहब कि बिना खून की एक बूंद गिराए इस बगावत को खत्म कर दिया पुतिन ने। जो येवगेनी मॉस्को पर चढ़ाई की बात कर रहे थे, वो मॉस्को तो दूर की बात है, रूस छोड़ देने के लिए भी तैयार हो गए। क्या कहते हैं आप? क्या वाकई पुतिन ने एक बार फिर अपनी पकड़ सत्ता पर, देश पर, देश की जनता पर, व्यवस्था पर जाहिर की? क्या कहेंगे आप? हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात जो पुतिन है कि पकड़ देश के ऊपर बहुत मजबूत है, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो डिवाइड एंड रूल के तरीके से काम करते हैं। उन्हें जो भी सेंट्रलिटी, मतलब कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन हो, मिलिट्री का हो, डिप्लोमेटिक हो, आखिर डिसीजन आएगा पुतिन के पास और पुतिन ही उसका निर्णय लेंगे, ये मालूम था। यही कारण था कि 1990 के बाद और जब 97 में और जब बोरिस येल्त्सिन को चार्ज दिया गया और जिस प्रकार से गोर्बाचोव को बताया गया, बोरिस येल्त्सिन ने जाते वक्त जब चेचेनिया का प्रॉब्लम था वो ही पुतिन को दिया, बोला इसको आप ही सॉल्व कर सकते हो। क्या लगता है आपको क्या उम्र थी पुतिन की उस वक्त? 40, जस्ट 40 प्लस की वॉज। और उस उम्र में बोरिस येल्त्सिन जैसा जो नेता है उसने यकीन किया कि पुतिन ही ऐसा है जो एक तेजी भी है जो इस देश को संभाल सकता है। इसके बाद धीरे धीरे करके इसमें कोई शक नहीं कि ओलिगार्की और ये वो, लेकिन जब पुतिन ने देखा कि पश्चिमी देश जो है मानेंगे नहीं, वो रूस की जो अस्तित्व है उसको बिगाड़ेंगे। आप मानेंगे नहीं, 2000 में जब उनके ऑफिसर्स हमारे साथ कोर्स करते थे, पर कैपिटा इनकम था उनका $200। कहा $200 पर कैपिटा इनकम से लेकर के उस देश को आज $15,000 पर कैपिटा इनकम पे कौन लाया है? पुतिन लाया है। तो जो रूसी लोग हैं उनका पुतिन के ऊपर विश्वास है, इसमें कोई शक नहीं। 2014 से लगातार डॉनबास रीजन में कौन लड़ रहा है? जो पुतिन ने अपने आप को दूर रखा, वैगनर ग्रुप को बनाया, वो मर्सनरीज डॉनबास ग्रुप में लड़ रहे हैं लगातार यूक्रेनियनों से। पूरा डॉनबास में अगर दबदबा है 2014 से लेकर के आज तक, उसकी पूरी एक क्रेडिट किसको जाता है? वैगनर ग्रुप को जाता है। वैगनर ग्रुप वहां पे लड़ रहा था। तो यूक्रेनियंस को मालूम है कि वैगनर ग्रुप क्या है, वैगनर ग्रुप को मालूम है कि यूक्रेनियंस की स्ट्रेंथ क्या है। उसके बावजूद भी इस प्रकार से जरूर मुझे कोई शक नहीं कि आज पश्चिमी देश जरूर एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि रूस के अंदर एक बगावत के कारण जो दरार पड़ी है, उस दरार को पूरा करने के लिए पुतिन के पास भी अब कोई चारा नहीं होगा, वो और सख्ताई से पेश आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से बचा हुआ वैगनर ग्रुप है जो रूसी इस पे आएगा भी, मिलिट्री में शामिल हो जाएगा, इसके बाद मुझे लगता है अब जो काउंटर ऑफेंसिव करेगा रूस,
यूक्रेनियंस के ऊपर और यानी कि पूरे पश्चिमी देशों के ऊपर अब बहुत हावी पड़ेगा पुतिन। या अब ये होते डू और डाई वाली स्थिति आ गई है पुतिन की। पुतिन अब छोड़ेगा नहीं और वो इस तरीके से अब यूक्रेन को, मुझे लगता है जो नाइपर रिवर है, वेस्ट यूक्रेन और ईस्ट यूक्रेन रहकर रहेगा और ये लड़ाई इसी साल खत्म होने की कोशिश पे पुतिन भी चाहेंगे कि किसी प्रकार से इस साल ये लड़ाई खत्म हो जाए। पश्चिमी देश चाहेंगे और खींचे जैसे पुतिन और कमजोर हो जाए। लेकिन अब इस बात का एहसास हो गया है पश्चिमी देशों को भी कि चाहे बगावत जरूर होगी तो पुतिन जो है कंट्रोल में है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने रक्षा मंत्री को आज भेजा है फ्रंट लाइन पे दिखाने के लिए कि कंट्रोल किसके हाथ में है, मुझे लगता है जरूर थोड़ी सी शर्म अब लग रहा होगा पुतिन जी को कि इस तरीके से बगावत होकर के एक जो छवि थी उनकी छवि के ऊपर जबरदस्त आंच आई है। लेकिन उस आंच को पूरा करने के लिए भी पुतिन किसी रिवेंजफुल एटीट्यूड में अब यूक्रेन को सॉर्ट आउट करेंगे, पश्चिमी देश उसको सॉर्ट आउट करेंगे और ये यकीन मानेंगे कि भाई मैं जो हूँ, मेरे रूस का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि चीन जो है वो भी चाहता है किसी प्रकार से रूस का अस्तित्व खत्म हो जाए और रूस उसका एक सरोगेट स्टेट बन के रह जाए। और रूस चीन के नीचे काम करेगा नहीं, ये मालूम है और रूस को भी मालूम है उसका अस्तित्व बनाए रखने में उसको भी फायदा है। चीन को लगता है कि किसी प्रकार से रूस का अस्तित्व खत्म हो जाए, रूस में हमारे नीचे आ जाएगा और फिर वो एक ऐसी सैनिक और ऐसी शक्ति बनेगा। क्योंकि 6000 न्यूक्लियर बम जो है वो किसके पास है, वो तो रूस के पास है और रूस नहीं चाहेगा किसी प्रकार से चीन के नीचे आने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है पुतिन की स्थिति में कोई फर्क पड़ेगा। पुतिन रिवेंजफुल एटीट्यूड में अब पश्चिमी देशों को और करारा जवाब देने की कोशिश करेंगे। कुलकर्णी साहब का कहना है कि ये युद्ध और भयावह होने जा रहा है, यूक्रेन की शामत आने वाली, यूक्रेन पर आक्रमण की धार तीव्र होने वाली है। पर सहगल साहब ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं, अब बस पुतिन कर ही देगा। तो करते करते 1.5 साल होने के लिए आ गया, कीव तक में तो कब्जा हुआ नहीं, कितने मिसाइल अटैक हो गए, कितनी बार काफिले बढ़ गए। क्या कहते हैं आप, कहां दिक्कत जाती है? कीव जो 8 घंटे में कब्जा होना था, फिर 8 दिन में होना था, आज 18 महीने होने को आ रहे हैं, कीव के पास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वास्तव में स्पेकुलेशन है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। जिस दिन लड़ाई स्टार्ट हुई थी, आई वाज द ओनली पैनलिस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड जिसने साफ तौर पे कहा था रशिया बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। मैंने कहा किसी भी हालत में रशिया ये लड़ाई जीत नहीं सकता और यूक्रेन ये लड़ाई हारेगा नहीं, क्योंकि कॉज फॉर विच फाइटिंग, यूक्रेन का कॉज फॉर विच फाइटिंग देश की आबरू, देश की एकता, देश की अखंडता के लिए लड़ रहा है। रशिया केवल एक्सपेंशनिज्म के लिए लड़ रहा है और कह रहा है कि मैं ज़ियोनिस्ट को खत्म करना चाहता हूँ, कह रहा है कि मैं ये क्या कहते हैं जर्मन जो थे उनको खत्म करना चाहता हूँ, उनकी इन्फ्लुएंस को, नाजीज, नए नाजीज। एंड ऑब्वियसली दिस वाज नॉट पॉसिबल। अभी आप देखो 16-17 महीने हो गए और यूक्रेन बहुत बड़े पैमाने पर तैयार है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव में उसको कुछ हद तक सक्सेस मिली है, इसके बावजूद कि रशिया ने 3 से 4 महीने अपने डिफेंसेस को मजबूत किया है, ऑलमोस्ट सेवरल थाउजेंड किलोमीटर्स को कंप्लीटली माइन कर दिया है। उसके बावजूद भी यूक्रेनियन फोर्सेस एडवांस कर रही है। मुझे पक्का यकीन है यूक्रेन जो है हार नहीं सकता और आगे क्या करेगा ये पुतिन मैं नहीं जानता, लेकिन पुतिन की पकड़ जो है कमजोर हुई है, पुतिन की अथॉरिटी कमजोर हुई है, पुतिन का पावर कमजोर हुआ है और पुतिन की छवि और रशिया की इमेज को बड़ा जबरदस्त झटका लगा है। और सहगल साहब जो कुलकर्णी साहब कह रहे हैं वो इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि पुतिन के लिए अब अपनी खोई हुई साख को वापस हासिल करने के लिए मौका क्या है, यही कि यूक्रेन में कोई सफलता हासिल करे। प्रतिशोध जो मनुष्य का मूल स्वभाव है वो अब पुतिन के द्वारा जाहिर होगा, तो इसलिए तय है कि वह यूक्रेन पर अपने आक्रमण की धार को तेज करेंगे। क्या आप नहीं मानते हैं कि येवगेनी की ये बगावत परमाणु हथियार के संदर्भ में दुनिया को खींच ला रही है? मरता हुआ आदमी क्या नहीं करता है, 6000 हथियार हैं, कितनी बार बताते हैं हम। अब हथियार केवल अगरबत्ती लगाने के लिए थोड़ी होंगे, जब आदमी की आन बान शान तीनों दांव पर लग गए हैं तो आपको नहीं लगता है कि निर्णायक जीत हासिल करने के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है, खतरा बढ़ गया जैसे एक बगावत से? मुझे 100% कन्विक्शन है कि एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होगा। एटॉमिक वेपन इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, अ वेपन ऑफ डिटरेंस। अगर रशिया इसको करता है, इट बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैटास्ट्रोफी फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, फॉर यूरोप एंड फॉर रशिया इटसेल्फ। बिलियंस ऑफ लोग मारे जाएंगे
उसका क्या नतीजा होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, ना तो पुतिन जानता है, ना रशियन जानते हैं, ना वेस्टर्न वर्ल्ड जानते हैं। और अगर बड़े न्यूक्लियर शोडाउन हो जाता है, देयर बी अ ह्यूज न्यूक्लियर विंटर फॉर 6 months। आप लड़ाई के इलाके से 10,000 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, आप भी प्रभावित होंगे, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने जब पुतिन से बातचीत की, उन्होंने दो उनसे शर्तें मांगी। एक की वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया नहीं करेंगे। दूसरा, वो किसी हालत में जेलेंस्की को नहीं मारेंगे, उन्होंने वो भी गारंटी किया। जब जीपेंग ने अपने 12 पॉइंट प्रपोजल पुट अप किया तो उन्होंने भी 2 मांगे रखी पुतिन के सामने। एक की न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ही गिव एन एश्योरेंस कि उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। दूसरा, जेलेंस्की को नहीं मारा जाएगा। और आप देखो, कोई कोशिश नहीं हुई रशियन आर्मी की तरफ से जेलेंस्की को खत्म करने की, और ना ही वो कोशिश की जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली जब भी वो बैठेंगे डिस्कशन के ऊपर, डायलॉग के ऊपर, तो उनको बातचीत तो जेलेंस्की के साथ ही करनी होगी। मुझे नहीं लगता। ये गारंटी कैसे हो सकती है कि हम जेलेंस्की को नहीं मारेंगे? जो मिसाइल कीव में लगातार दागी जाती है, कब कौन सी मिसाइल किस इमारत में गिरे और उसके अंदर क्या गोलियों के संदर्भ में या विस्फोटक के संदर्भ में ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है कि भाई ये विस्फोटक तो फटेगा पर इसमें बाकी अगल बगल के मारे जाएंगे, बस जेलेंस्की को बख्श देंगे? ऐसी भी मिसाइल बन सकती है क्या? क्या इस प्रकार की गारंटी की कोई अहमियत है? जब कीव, जहां पर जेलेंस्की पाए जाते हैं, जो देश की राजधानी है, वहां पर तो कभी भी हमले हो जा रहे हैं, किसी भी इलाके में कभी भी। तो ऐसी गारंटी का कोई मतलब है क्या? पर मेरा जो सवाल था आपसे, परमाणु हथियार ही तो सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप वाकई मानते हैं कि आदमी का पूरा वजूद दांव पर हो, देश का वजूद दांव पर लग जाए, इसके बावजूद इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? देखो, पुतिन ने साफ तौर पे कहा कि अगर मेनलैंड रशिया के ऊपर हमला होता है, मॉस्को के ऊपर हमला होता है, तो यस दे विल यूज द न्यूक्लियर वेपन। लेकिन नेटो ने साफ तौर पे कहा है, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि इजाजत नहीं दी यूक्रेन को कि किसी भी हालत में मेनलैंड रशिया के ऊपर अटैक किया जाए। मेनलैंड रशिया को किसी ने कोई थ्रेट नहीं किया। तो सारे जानते हैं कि रशिया का इतनी जबरदस्त ताकत है कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरे दुनिया मिलकर रशिया के ऊपर हिम्मत नहीं रखते रशिया के मेनलैंड के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि रशिया के पास जो न्यूक्लियर शक्ति है वो पूरी दुनिया को 1000 बारी बर्बाद कर सकती है आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक। ये सब जानते हैं, इसलिए किसी हालत में बात कह रहे हैं, सहगल साहब कह रहे हैं कि भाई जो भी दुनिया के अन्य देश हैं उनमें से कोई रूस की धरती पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि वो परमाणु हथियार संपन्न। तो ब्रह्मजी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, इसीलिए क्या वैगनार ग्रुप को हमले के लिए उकसाया गया कि भाई हम तो नहीं आ सकते, पर जो अंदर है वो तो हमला कर सकते हैं। रूसी के ऊपर अगर कूद पड़े तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल किस पर करें? क्या कहते हैं आप? इस रणनीति के तहत वैगनार ग्रुप को उकसाया गया, ये अलग बात है कि सफल नहीं हो पाया। देखिए हिमांशु जी, ये बेलगाम दुनिया है और यहाँ पर सामूहिक दंड का तो कोई भय है ही नहीं, क्योंकि रूस को यदि सामूहिक दंड का भय होता तो वो अभी तक यूक्रेन का युद्ध रुक चुका होता। लेकिन रूस ने बढ़िया तरीके से ईरान, उत्तर कोरिया, चाइना जैसे देशों के साथ मिलकर एक अपना ग्रुप बना लिया है, युआन में उनका आदान प्रदान होने लगा है। तो यहाँ पर सामूहिक दंड का भय है ही नहीं और परमाणु युद्ध नहीं हो सकता, यह सोचना इसलिए असंभव है क्योंकि आपने जैसे सवाल उठाया कि हथियार रखे हुए क्यों हैं, और फिर परमाणु जो हथियारों का उपयोग पुतिन जैसा अधिनायकवादी नेता नहीं करेगा तो कौन करेगा। और फिर दूसरी सच्चाई यह भी है कि जो रूस की जनता है वो पुतिन की आक्रामकता को पसंद करती है, क्योंकि एक दौर वो था जब बराक ओबामा ने कहा था कि रूस तो एक क्षेत्रीय ताकत है, और उसके बाद पुतिन को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मध्य पूर्व में जाके अपने लड़ाके भेज दिए। सब दुनिया के कई जहां पर भी अमेरिका की सेना थी वहां पर टांग फंसाना शुरू कर दी। तो ऐसे में ये बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता कि परमाणु युद्ध नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पाकिस्तान जैसे बेलगाम राष्ट्र इस काम को कर सकते हैं, उत्तर कोरिया जैसा बेलगाम राष्ट्र कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो संयुक्त राष्ट्र संघ है ही नहीं और उसकी सुनता कौन है। और यदि वो कहता भी है तो उसे म्यांमार जैसा देश तो मानता नहीं, फिर रूस कैसे मानेगा। लेकिन आपका दूसरा सवाल, एक सवाल बड़ा दिलचस्प है कि वो जो वैगनार ग्रुप के हेड थे उन्होंने साहस कैसे कर लिया और क्या वो ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हिमांशु जी, रसिया में सब हो सकता है। वहां का जो सबसे बड़ा विपक्षी नेता है, संभवतः उसका नाम नलिनी केव ऐसा कुछ था, जो विपक्ष का नेता, उसको जहर दे दिया गया था और वो बड़ी मुश्किल से जिंदा बचा। तो जहां पर जहर दे दिया जाए
और योविचोक जैसा एक खतरनाक जहर दे दिया जाए, जिसमें बेचारे ने बड़ी मुश्किल से जर्मनी में जाके अपनी जान बचाई। वो वापस रूस में आया, उसने पुतिन को चुनौती दी। एक ब्लॉगर था, उसकी पार्टी की इतनी पसंद करते थे लोग कि युवा जहां चाहते थे वहां पर पुतिन के खिलाफ चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने उस विपक्षी नेता को भी जेल में डाल दिया। उनको दुनिया का कोई डर नहीं था। तो जो रासायनिक हथियार है, जो परमाणु हथियार है, छोटे मोटे, इनका उपयोग यदि पुतिन विद्रोहियों के नाम पर अपने देश में भी कर ले तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो वो महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि वेगनार ग्रुप जिसकी बात आपने कही कि वो लोग करते क्या, देखिए उन्होंने यूक्रेन में बलात्कार किए, उन्होंने यूक्रेन में बुरी तरीके से निशाना बनाया। वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने किया भी है। जो बूचर, जो एक जगह बूचर संभवतः नाम था, जहां पर बहुत ज्यादा यूक्रेन में लोगों को निशाना बनाया गया, उसका आरोप वेगनर ग्रुप पर भी है। तो वेगनर ग्रुप के पास रासायनिक हथियार है या नहीं ये हमको नहीं पता, क्योंकि रूस तो बेलगाम तरीके से काम करने वाला देश है। तो तो वो मेरा उसने ऐसा एक अलग सवाल है आपसे, इसका संदर्भ दुनिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। वैगनर ग्रुप को तैयार किया व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया ने, केजीबी ने, स्वयं आपने भी अपनी बातचीत में बताया। और वही भस्मासुर बना हुआ दिखाई दिया कि 10 साल पहले जिसे आपने खड़ा किया था वो आपको ही चुनौती देने की हिम्मत कर ले गया। इसीलिए आज हम बात कर, क्या ये दुनिया के बाकी देशों के लिए सबक नहीं है जो अपने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे भस्मासुर पैदा करने में खासी दिलचस्पी लेते हैं? उदाहरण के लिए पाकिस्तान कश्मीर में वारदातें करने के लिए, हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देना, वहां पर ऐसे लड़ाके तैयार करना, इस प्रकार की घटनाओं के हम साक्षी रहे। क्या ये पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक नजीर नहीं है, एक मिसाल नहीं है कि आप अगर ऐसी चीजों को तैयार करते हैं तो एक दिन ये आपके सामने ही चुनौती बनकर आते हैं? तालिबान के संदर्भ में पाकिस्तान को कमोबेश ऐसी चुनौती का सामना करना होगा। क्या कहते हैं ब्रह्मजी जी, आप तो दुनिया के संदर्भ में इतनी चीजों का अध्ययन रखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये बाकी देशों को विचार करने के लिए बाध्य करेगा कि आप अपराधियों को जो आस्तीनों में पालते हैं वो सांप बनकर एक दिन आपको ही पुकारने लगते हैं? देखिए भाषा जी, बहुत जरूरी और बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया और जब तालिबान सत्ता में आया तो उसके पहले उसने तहरीक तालिबान को खड़ा कर दिया। और वही जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आज वो पाकिस्तान को विध्वंस करने के लिए तैयार है या पाकिस्तान को चुनौती दे रहा है। यही हाल अन्य देशों में भी है। देखिए अमेरिका ने भी अंततः आतंकियों को पैदा किया और उसने दूसरों का घर जलाने की कोशिश की, अंततः उसका ही घर जला और पेंटागन में हमला हुआ। यही आप रसिया को देख लीजिए, रसिया ने भी ऐसा किया। सबसे पहले जो चेचन्या विद्रोही और इनसे जो संबंध थे, बड़े उनके चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन वाले संबंध थे, लेकिन उन्हीं चेचन्य विद्रोहियों ने जब रूस को निशाना बनाना शुरू किया तो रूस के लेने के देने पड़ गए, चाहे जॉर्जिया के आतंकी क्यों नहीं हो। तो दुनिया के लिए यह सबक है कि आप यदि दूसरों का घर जलाने की कोशिशें करेंगे तो आपका घर जलेगा। और कश्मीर में जिसका आपने जिक्र किया, तो कश्मीर में जिन आतंकी संगठनों को पाला था पाकिस्तान ने, आज देखिए वही कश्मीर के जो संगठन है, जब आप पाकिस्तान का जो गुलाम कश्मीर है उस इलाके में जाकर देखिए, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, कि उन इलाकों में जो आतंकी हैं वो उन्होंने बहुत सारे इलाकों में कब्जा कर लिया है। हाफिज सईद जैसे लोग वहां पर रहते हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि वहां से पूरे के पूरे जो टेररिस्ट ग्रुप है वो बलूचिस्तान जाने लगे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा जाने लगे हैं, वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देने जाने लगे थे। यही कश्मीर के जो आतंकी है, जो भारत जिनकी मांग करता रहा है, वो अफगानिस्तान में तकरीरें पेश करते थे और नतीजा ये हो रहा है कि उसका सबसे बुरा जो खामियाजा है वो पाकिस्तान भोग रहा है। और दुनिया के लिए निश्चित तौर पर ये एक अलर्ट का संदेश है कि आप यदि आतंकियों को प्रश्रय देंगे, आप यदि अलगाववादियों को प्रश्रय देंगे, यदि आप किसी भी प्रकार से हिंसा को प्रश्रय देंगे, तो निश्चित तौर पर वो हिंसा जो है वो आपके द्वार पर होगी, जैसे वागनर ग्रुप जो है उसने मॉस्को के द्वार पर दस्तक दे ही दी थी। हिमांशु जी, जैसे दस्तक दे दी, तो मैं अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए कुलकर्णी साहब आपके पास आना चाहता हूं। किसी भी देश को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर होना चाहिए?
भाड़े के हथियारों पर या स्वयं के संदर्भ में निष्ठा रखने वाले देशभक्त सिपाहियों पर, यह सवाल खड़ा हो गया है। कौन सा रास्ता ठीक है? अपनी फौज पर भरोसा करें या जेलों में बंद हथियारों को हथियार थमाकर मैदान में उतार दें? अब अनुभव क्या बोलता है? ये रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में हम बार बार कह रहे हैं, जो सफलता वैगनर ग्रुप को मिली वैसी रूस के सैनिकों को नहीं मिली। तो ऐसा लग रहा है हमने खामखा में जेलों में इतने हथियारे बंद कर रखे, इन्हीं की जरूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे लोगों को उतार दिया। क्या है बतौर सैन्य विशेषज्ञ आपकी राय? क्या ये एक सही रास्ता है? क्या एक सही जरिया है? और क्या वाकई सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति इस प्रकार के भाड़े के अपराधियों को पालकर ही हासिल हो सकती है? क्या कहते हैं गुरुवाटी? थोड़ा इस संदर्भ में आपसे दृष्टि मिले तो हमारे दर्शक लाभान्वित हो। हिमांशु जी, अगर मैं आपको ठीक सुन पाया तो आपका सवाल ये है कि अगर वैगनर ग्रुप के जैसे लोग हो तो फिर नॉर्मल फौज की क्या जरूरत है? क्या ये आपका सवाल है? जी। अब सवाल ये है कि रूस जैसी जो एक महाशक्ति है, और रूस एक महाशक्ति होने के नाते हर जगह अपना दखल अंदाजी दिखाने की काबिलियत नहीं रखती है और दिखाना नहीं चाहती है आज की तारीख में। तो उन्होंने इस तरीके के एक वैगनर ग्रुप को क्रिएट किया है जिससे कि वो आउटसोर्स करता है। उस वैगनर ग्रुप को मालूम है उसको पूरा सपोर्ट जो है वो रूस से मिल रहा है, और चाहे वो लीबिया में हो, सीरिया में हो, माली में हो, कहीं पर भी हो, इंटरफेरेंस अगर रूस करना चाहता है, अमेरिका खुद करता है। और अमेरिका चाहे अफगानिस्तान में हो या फिर इराक में हो या अगर कहीं पर भी अगर वो दखल अंदाजी करना चाहता है वो खुद अमेरिका जाकर के करता है। रूस जो है अपनी शक्ति को देखते हुए, अपने परिस्थितियों को देखते हुए, खासकर जब अब रूस यूएसएसआर नहीं रहा है, अब रूस बन चुका है, उस संदर्भ में वो आजमाना चाहता है। और यही कारण है कि वैगनर ग्रुप ने, अगर आप देखें 2014 से लगातार अगर डॉनबास के अंदर अगर कुछ कदम रखा है तो रूस अपने आप को दूर रखा है, लेकिन वैगनर ग्रुप को आगे रख करके जो अगर सफलता मिली तो रूस की, अगर हार हुई तो तब भी वैगनर की, और रूस फिर उसमें क्या उसको स्टेप इन करके जो सिचुएशन है उसको संभालने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे नहीं है कि वैगनर ग्रुप का कोई एक मकसद नहीं है, चाहे वो क्रिमिनल्स हो चाहे कुछ भी हो। जिस प्रकार से अब बाकी देशों के भी लोग अब धीरे धीरे वैगनर ग्रुप में मर्सिनरीज के तौर पर लड़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से आज की तारीख में जब आईएसआईएस है, एक तरीके से एक अलकायदा है, दुनिया भर के आतंकी संगठन है, कम से कम एक स्टेट इंटरफेयर ना करके अपना एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्सिनरी ग्रुप को इंटरफेयर करा करके अपना उल्लू सीधा दूसरे के द्वारा करवाना, मुझे उसको कई बार लगता है रूस को, जो खासकर जो रूस है, क्योंकि उसकी अस्तित्वता को जब आंच आएगी तो वो आंच भी ना आए, यानी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, रूस का दबदबा भी रहे, रूस की वो इज्जत भी रहे और काम वो किसी और से करवाए। वजह तो ये था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पर सांप तो खुद को ही ढसने के लिए चला आया। ये वैगनर ग्रुप की बगावत ने बताया। सबक है दुनिया के कि अगर आप अपराधियों के भरोसे पर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहेंगे तो उसके परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। व्लादिमीर पुतिन के संदर्भ में बगावत इसका स्पष्ट उदाहरण है। देशभक्त सैनिकों के स्थान पर अपराधियों के बूते देश की रक्षा करने की कोशिशों को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देश की रक्षा के नाम पर अपराधियों को दूसरे मुल्क में अपराध करने के लिए खुला छोड़ देना जायज नहीं ठहराया जा सकता। व्लादिमीर पुतिन की जो छवि अब तक एक देशभक्त राजनेता की रही, कहीं ना कहीं वैगनर आर्मी के संदर्भ में उनके हाथों का जिस प्रकार का दखल दिखाई दिया है उसने उनकी छवि को प्रभावित किया है। निश्चित रूप से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आने वाले समय में पुतिन को अपनी साख और देश दोनों बचाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। वो कदम क्या होंगे उस पर हम निगाह रखेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बगावत ने कहीं ना कहीं पुतिन की अपनी शख्सियत पर सवाल उठा दिया। देखें ये सवाल किस अंजाम तक पहुंचेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इस हालात को समर्पित कुछ यूं है कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। हमारा ये शेर येवगेनी को समर्पित है। येवगेनी परेशान है, लड़ रहा हूं यूक्रेनियन से, भुगत रहा हूं रूसियों की,
यहां से भी गोलियां मेरी ओर, वहां से भी गोलियां मेरी ओर। शायद उसे बेबसी नहीं उन्हें मॉस्को की ओर रुख मोड़ने के लिए बाध्य किया। जो भी कारण रहे हो, उन्होंने वापस अपना रास्ता मोड़ लिया है, पर यह मोड़ उन्हें कहां पर लाकर छोड़ेगा इसमें हमारी दिलचस्पी नहीं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मेरी इजाजत।